नर्मदे है, नमस्कार। जी, नर्मदे पर्व की मैं विभा दादी। टिमले टेमले अंकल मेरे को पहचानते हैं, टिमले भैया। जी जी, जी, जी। हाँ, नमस्कार, कई हाल भैया? बस बढ़िया, बढ़िया, जी, जी, जी। बढ़िया छे? हाँ, हाँ। अब हमने भी इंदौर छोड़ दिया तो मुंबई आएगा तो कोई इससे मिलना-जुलना नहीं हो पाता। अच्छा, अरे वाह! हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, जी। और पिंकी और भाभी और सब लोग मजे में छे? हाँ, मज़ा मज़ा में। मजे में छे, हाँ। हाँ, जी। चलो वो बहुत अच्छी बात है, आज आप वो बताइए सब कुछ। पर्व सुन रहे हैं आंटी? नहीं, पर्व को ना आज फीवर है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो आप अगर आया तो बताइएगा। बैठूंगी मैं। जी, उसको हाँ, बताइएगा फिर क्या आज होगा। हाँ, नहीं लेती हूँ उसको भी थोड़ा-सा मैं, अभी खेल रहा है वो रॉकेट वगैरह से, जी, जी, उसका थोड़ा खेल फिर मैं लाती हूँ, हाँ। जी। उसको 3-4 दिन से फीवर, सर्दी, जुकाम सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, 102 के लगभग। जी। तो चलिए अब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो संयुक्ता की ओर से आदरणीय अशोक टेमले अंकल का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सर्वांग संस्कारशाला के अंतर्गत हम लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, जी। सर्वांग संस्कारशाला के अंतर्गत हम बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं और जी। चूंकि कोविड काल था तो कोविड की वजह से बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हुई, इवन हमारी जो संस्कारशाला है वो भी ऑनलाइन चल रही है। जी, जी, जी। बच्चे बहुत लंबे समय तक लैपटॉप और मोबाइल के संपर्क में रहते हैं। कई बार शिकायत बच्चों को भी हो रही है कि आंखों में तकलीफ हो रही है, पेरेंट्स को भी हो रही है कि आंखों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन इसका और कोई उपाय दूसरा है नहीं, क्योंकि अभी कोविड के कारण बच्चों को ज्यादातर सोशल साइट पर सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ाई करनी है। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे अपने आंखों की देखभाल किस तरह से करें। तो आप अपनी व्याख्यान शुरू करें। मुझे आशा है कि बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, अंकल की बात को ध्यान से सुनेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी आज का व्याख्यान है। तो आप सभी अपना कैमरा ऑन करके माइक म्यूट रखें। जी अंकल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर अभिनंदन करती हूँ सर्वांग संस्कारशाला की ओर से। आप सभी को स्वागत करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। आज ये अवसर वीणा जी ने मुझे प्रदान किया है। निश्चित ही यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को आज की स्थिति में बहुत आवश्यक मानता हूँ मैं। सर्वप्रथम मैं मां नर्मदा को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ कि यदि मैं आप सबसे ये निवेदन करूं कि ये कार्यक्रम होने के बाद अपने कमरे से बाहर जाएं और आंख बंद करके जाएं और दूसरे कमरे में जाके जो अपना रूटीन का कार्य करना है वो करें। तो क्या ये संभव है? आंख बंद करके, और आंख बंद करके भी ईमानदारी से आंख बंद करके। क्योंकि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में परेशानी होती है, कोई टेबल से टकराता है, कोई मेज से टकराता है, तो कितनी परेशानी होती है। तो इसका मतलब यह है कि आंखें हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमको कहीं जाना हो तो हमारे सामान की रक्षा करने के लिए हम अपने घर के पड़ोसी को बोल जाते हैं कि भाई हमारे घर का ध्यान रखना, हम लोग गाँव जा रहे हैं। स्कूल में जाते बच्चे लोग जाते हैं तो अपना बस्ता रख के जाते हैं कि मैं आया 2 मिनट में, ध्यान रखना। अब आप अपनी आंख के बारे में ऐसा कह सकते हैं क्या कि भाई मैं जा रहा हूँ या मेरी आंख का आप ध्यान रखना? तो हो सकता है कोई भी कहेगा कि भाई आपकी आंख है, उसका ध्यान तो आपको ही रखना है, ठीक है। तो आंखें आपका ध्यान रखती है और आपको आंख का ध्यान रखना है। आपका पड़ोसी आंख की ध्यान नहीं रखेगा। तो इसी बात को लेकर मैं आज की चर्चा प्रारंभ कर रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग चलते हैं। सुबह का समय होता है जब हमारा रूटीन कार्य प्रारंभ करते हैं हम लोग, तो अपनी आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। यदि ठंड के दिन है तो गुनगुने पानी से धोएं और गर्मी के दिन है तो ठंडे पानी से धोएं। और आंख के ऊपर बहुत जोर जोर से छपाके मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आंख में यदि कुछ जिसको बोलते कीचड़ हो या कुछ
सफेद पीलापन आ जाए तो उसको साफ कर ले, साफ पानी से साफ कर ले, ये इसके लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं कि बहुत जोर जोर से छींटे मार रहे हैं, कोई वो साबुन सोडा तो है नहीं कि जोर जोर छपकाएंगे तो अपनी आंख अच्छी हो जाएगी, ये कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अपने को अपनी आंख का ध्यान रखना है, साफ सफाई साफ और आंख को साफ करें। और यही प्रक्रिया यदि आप शाम के समय करते हैं, रात को सोते समय करते हैं, अपनी आंख को साफ धो के साफ करके सोते हैं, तो आप आंखों की 80% बीमारियों से बच सकते हैं। हम दिन भर में जो कार्य करते हैं, हमारी आंख में धूल, धूप और धुआं जो जाता है, उससे हम लोग बचाव कर सकते हैं। अब यह बात तो आंख की साफ सफाई की हो गई। अब इसके बाद में हम लोग पहले तो खाने की बात कर लें, क्योंकि भोजन के बिना सब अधूरा है। अब खाने की बात हम लोग करते हैं, तो हमारे भोजन में एक विटामिन है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है विटामिन ए। ये आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आंखों के लिए जरूरी होने के साथ में यदि हम विटामिन ए युक्त आहार हमारे भोजन में शामिल करते हैं, तो उससे विटामिन ए की कमी के कारण जो बीमारियां होती है, उनसे हम बच सकते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण जो प्रमुख बीमारी होती है, उसे बोलते हैं रतौंधी, या उसे अंग्रेजी में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब इस बीमारी में क्या होता है कि आंखों से धीरे धीरे कम दिखाई देने लगता है, और दिन में तो ठीक दिखता है, लेकिन रात में दिखाई देना कम होता है, और फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाता है, और कई बार नाइट ब्लाइंडनेस के कारण या रतौंधी के कारण आंखों की रोशनी भी चले जाती है। इसलिए जरूरी है कि हमें विटामिन ए युक्त आहार लेना चाहिए। अब ए युक्त आहार किन किन चीजों में मिलता है, अधिकांश लोगों को मालूम होगा, लेकिन जितने हरी सब्जियां होती हैं, उन सभी हरी सब्जियों में विटामिन बहुतायत में पाया जाता है। जितने पीले फल होते हैं, उनमें विटामिन पाया जाता है। अब पीले फल में देख लीजिए तो पपीता है और आम है, इनमें बहुत पाया जाता है। एक पीली सब्जी भी होती है जो इतना बड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसे, कद्दू बोलते हैं ना, तो कद्दू में भी विटामिन ए बहुत पाया जाता है। एक फलियां होती है जिसे हम सूजने की फली या गांव में उसको मूंगने की फली भी बोलते हैं, उसमें भी विटामिन ए बहुत पाया जाता है। दूध में पाया जाता है, और दूसरे जो नॉनवेज वाले खाते हैं उनको अंडा मछली में पाया जाता है, तो हम लोग तो चूंकि सेवन नहीं करते तो इसलिए हम लोग उसकी जिक्र नहीं करते, लेकिन उसमें भी पाया जाता है। अब मैंने जैसा आपको बताया कि हरी सब्जियों में पाया जाता है, परंतु हमारे यहाँ बच्चे तो क्या, बड़े लोग भी यदि हरी सब्जी बनती है तो वो खाना पसंद नहीं करते हैं। और यदि किसी दिन पालक बन गई तो 100 माह के तो 100 माह है, तो 100 माह के समझ लो कि 80% माँ तो अपने बच्चे बोलेंगे, क्या मम्मी तुमने ये सब्जी बनाई, यही सब्जी मिली थी क्या तुमको, और कोई सब्जी नहीं मिली थी क्या। कहने का मतलब ये कि पालक किसी को अच्छा नहीं लगता। यदि मेथी की भाजी बना ली तो अरे बोले क्या घास फूस, बच्चे लोग बोलते हैं घास फूस बना। तो लेकिन इनमें विटामिन कितना पाया जाता है। हमारे यहाँ पे चाय पीने का रिवाज है ना, चाय सब लोग पीते हैं, कई बार बच्चे लोग भी पीते हैं, लेकिन यदि हम दिन भर में मतलब 2 बार तो सबकी रहती है, मतलब कम से कम कि सुबह चाय, फिर कुछ लोग सुबह 9 बजे की चाय, लोगों की शाम 4 बजे की चाय, तो इस तरह से चाय का दौर चलता रहता है। इस प्रकार चाय का दौर चलता रहता है। तो मेरा ये कहना है कि चाय पिए, सुबह शाम पिए, लेकिन ज्यादा चाय पीने के बजाय, चाय के बजाय यदि आप दूध पिए तो वो ज्यादा आपके लिए लाभदायक है, विटामिन ए होता है, बच्चों के, स्पेशली बच्चों के लिए। अब कई बार बच्चे बोलते हैं हमको दूध अच्छा नहीं लगता, अरे भाई अच्छा नहीं लगता तो हम उसमें बोर्नविटा डाल दें, हम हॉर्लिक्स दें, हम मिल्क पाउडर डाल दें, कुछ भी डाल के हम लोग इसको उसका उपयोग कर सकते जी। हाँ, ये बार बार फोन आ जाता है ना, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम जी जी। तो ये जो समस्या है,
अब इसके बाद मैं एक छोटा सा आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक जयपुर जिला है, वहां पर हम लोग एक नेत्र शिविर में गए थे। एक मिनट, फोन आ रहा है। बच्चे सभी ध्यान से सुनना, जब प्रोग्राम हो जाएगा, जब टेमले अंकल का पूरा लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग अपने सवाल भी पूछ सकते हैं उनसे, वो रुकेंगे आपके लिए। और फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि आप लोगों ने इस क्लास में क्या सीखा। ठीक है, तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखें ताकि अंकल को लगे कि आप लोग सुन रहे हैं, है ना। कैमरा ऑन करके बैठिए सभी बच्चे। वीना जी नमस्कार। जी प्रणाम पालीवाल जी। मैं हाँ, मैं समय का कुछ उपयोग कर लूं? भाई साहब आ गए? भाई साहब उसके बाद बात करेंगे। जी जी भाई साहब आ गए। ये बीच में कोई फोन आ जाता है, इसके कारण डिस्टर्ब हो जाता है, वो नहीं वो कर पाता। जी जी जी, तो मैं एक उदाहरण दे रहा था। वीर सिंहपुर एक शहर है जहाँ ताप विद्युत गृह है। वहां पर एक नेत्र शिविर में मैं गया था, तो एक कॉलेज में मेरे को लेक्चर देने का मौका मिला और वहां पर मैंने यही बात की थी। तो जो मेडिकल ऑफिसर थे उनका लड़का साथ में गया था, उसको भी मैंने सबको बोला, मैंने कहा भाई यदि ऐसी सब्जी बनती थी विटामिन ए बहुत होता है, आप सब लोगों को खाना चाहिए। तो अगले दिन उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी आज पालक की सब्जी बना। तो कहने का मतलब ये कि उस बच्चे ने उस चीज को समझा और उसने अपनी मम्मी से कहा। तो वो डॉक्टर साहब बाद में अगर तो फिर मेरे पास आए नेत्र शिविर में और मेरे को बधाई दी कि साहब मेरे बच्चे ने तो आज मेरी उसकी मम्मी से कहा कि पालक की सब्जी बनाओ। तो मेरा ये कहना पड़ता है कि हरी सब्जियां यदि बच्चे लोग खाएं तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारियां होती हैं उनसे बच सकते हैं। अब ये तो बात होगी, खाने पीने की बात होगी। और खाने पीने में विशेष रूप से पौष्टिक आहार जो लेना चाहिए, प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, ये सब भी अति आवश्यक है। अब आंखों की सफाई के बारे में मैंने आपको जैसे बताया कि कई बार हम लोग आंखों में यदि कोई कचरा चले जाता है तो उसको मसलना नहीं चाहिए, इस प्रकार से हम लोग मसल लेते हैं। तो यदि आंख में कचरा है तो वो कचरा कहाँ जाएगा, अंदर चले जाता है और कई बार वो निकल नहीं पाता। और यदि उसे खरोच लग जाती है तो कार्निया पे इफेक्ट करता है। कार्निया मतलब जो अपनी पूरी परत है जो दिखाई नहीं, जो पारदर्शी रहती है, उस पर चोट आ जाती है। तो उसके कारण कई बार क्या होता है कि छाला हो जाता है, अल्सर हो जाता है और वो भी बहुत नुकसानदायी है। इसलिए इस चीज से भी हमें बचना चाहिए। अब एक और बात जो आती है, बच्चे, अब खेलने की बात करें हम बच्चों की, तो बच्चों को खेलने में अब आजकल तो ये इसका चलन फिर भी कम हो गया, फिर भी है। गिल्ली डंडे का जो खेल होता था, तो गिल्ली डंडे के खेल में कई बार बच्चे लोग चोटिल हो जाते थे और अपनी आंख में भी चोट लग जाती थी। कई बार धनुष बाण या तीर कमान, जैसे दशहरा दिवाली पे धनुष बाण का जो चलन चलता था वो तीर कमान से, तो तीर कमान से खेलने में भी यही होता था कि कई बार किसी के आंख में चोट लग जाती थी, या तो आपस में बच्चों को ही लग जाती थी या कोई राहगीर जा रहा है तो उसको लग जाती थी, तो वो भी परेशान होते थे, है ना। अब ये जो गुल्ली डंडे में कैच करते हैं, गुल्ली टोल मारी और फिर देखते तो अगला बच्चा झेल नहीं आता है। अब वो कोई सचिन तेंदुलकर तो है नहीं कि बिल्कुल कैच कर लेगा, पता लगा कैच करने गया तो हाथ में तो गिल्ली आई नहीं और उसकी आंख में चली गई तो आंख में चोट लग जाती। तो ये जो छोटी छोटी बातें रहती लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण रहती। तो ऐसे खेल के समय भी हमें ये सावधानी रखना चाहिए कि बड़े लोग उन लोगों के बच्चों के साथ में खेले, रहे साथ में, ताकि उस देखभाल कर सके। अब इसके बाद में जो एक और जो समस्या आती है वो होती है दीपावली के समय। दीपावली के समय सबसे ज्यादा बच्चों को, उनका सभी को प्रिय रहते हैं फटाके। अब फटाके फोड़ने में भी बहुत सारी बात सावधानी। फटाके में बच्चों को बड़ा उत्साह रहता है, फुलझड़ी तो आराम से चला लेते हैं, लेकिन वो बम फोड़ना और अनार फोड़ना, है ना, अनार चलाना, तो अनार चलाने में भी यही होता है कि कई बार अनार में हम लो लगाते हैं लेकिन वो लगती नहीं है, और लगाने जाते हैं परंतु क्या होता है कि अनार में लो नहीं लगती और उसके बाद में पूरे झुक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये आग नहीं पकड़ेगा और एकदम से पकड़ता है, फिर एकदम से जो उसका अनार जो उठता है, बढ़ता है, तो उसके कारण भी कई लोगों को चोट लग जाती है और वो चोट के कारण भी कई लोगों की आंखें जाती है। और हमारे यहाँ पे अक्सर, क्योंकि मैं तो एनवायरमेंट विभाग में ही कार्यरत था, तो हर साल
कई केसेस आते हैं, रात के समय आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा कर रहा था और एकदम से आग लग गई, है ना। कई बार जो गजकुंडी का पहले खेल होता था, तो गजकुंडी जो चल जाते थे, तो गजकुंडी से तो एक बार की बात है कि गजकुंडी में उसमें क्या होता है, बारूद भरा जाता है और उसमें एक एल टाइप का रहता है, तो उधर से छेद रहता है और उसको पकड़ के ऐसा मारा जाता था। तो मारने गए तो सामने की साइड भी रहता था, तो उससे आवाज भी आती थी और बड़ा धमाका होता था। लेकिन एक बार एक सज्जन ने क्या किया कि वो जो जल्दी जल्दी में अंधेरा था, लाइट तो था नहीं, जितना था उतना, तो उसका जो मुंह सामने की साइड में करना चाहिए वो अपनी तरफ हो गया, तो वो जैसे ही मारा तो उनके पूरे शरीर में छाले हो गए और 8 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए अनार में बात करें, अब एक वो सीटी जो चलाते हैं, तो दूसरा एक जो रहता है कि वो बाटल में रख के वो अग्निबाण बोलते हैं, उसमें वो आकाश दीप बोलते हैं ना, जो माचिस लगा और उसे चलाया जाता है, जो आकाश में जाके रंग बिरंगे वो करते, अब उसमें बाटल में रखते हैं। अब बाटल में रखा तो बाटल कई बार आड़ी टेढ़ी हो जाती है और जाना चाहिए ऊपर की, और वो कहीं तिरछा चले जाता है, तो कभी किसी के घर पे जाता है, कभी कोई के आंख में लग जाती है, कभी किसी को चोट लग जाती है। तो इस ऐसे फटाकों से भी बच्चों को विशेष करके बचाना चाहिए। ये जो बातें हैं, ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में यदि आंख में चोट लग जाए तो क्या करना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आंख में चोट लग जाए तो कभी भी आंख को मसलना नहीं चाहिए। यदि आपने आंख को मसला तो आंख में वो आपका कार्निया पे डैमेज हो सकता है, इसलिए आंख को मसलना नहीं और उसको आंसू आने दें, और आंसू आने के साथ में कई बार वो कचरा निकल जाता है, और कई बार क्या होता है कि अपनी पलक को नीचे की साइड करे और अपने आई बॉल को गोल गोल घुमाए, तो उससे भी कचरा साइड में जाके वो निकल जाता है। और यदि नहीं निकले तो साफ कपड़े से उसके कॉर्नर से उसे निकालने का प्रयास करना चाहिए, और यदि वो भी नहीं कर पाए तो उसके बाद में फिर चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। कई बार आंख में अंदर के साइड में चले जाए तो उससे घाव हो सकता है, इसलिए उसको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अब बच्चों को, अब चूंकि हम बच्चों के लिए विशेष रूप से बात करें, बच्चे पढ़ने बैठते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं तो उस समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चा स्कूल जाता है तो यदि उसको दूर बैठकर ब्लैक बोर्ड पे जो सर लिख रहे हैं या मैडम लिख रहे हैं वो दिखाई नहीं देता है, तो उसे आगे आकर बैठकर देखना चाहिए। यदि आगे आकर बैठने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी आंखों में कुछ खराबी है। अब जब बच्चा शिकायत करता है कि हमारी आंख वो दिखता ही नहीं, वो होमवर्क नहीं कर पाता, तो पेरेंट्स चिल्लाते कि अरे भाई बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, वो करते, लेकिन उसकी समस्या कोई नहीं समझता, उसको दिखाई नहीं देता, इसलिए वो पढ़ नहीं पाता है। कई बार टीचर्स लिखते हैं, लिख लिया, अब वो सब बच्चों के सामने बोल नहीं पाता तो वो लिख नहीं पाता, तो इसलिए ऐसे बच्चों को आगे आकर बैठना चाहिए। अब आगे आकर भी बैठने के बाद नहीं दिखे तो उसकी आंखों की जांच कराना चाहिए। अब जांच कराने के बाद में यदि चिकित्सक उस बच्चे को चश्मा देते हैं या चश्मा पहनना कहते हैं, तो उन बच्चों को चश्मा जरूर लगवाना चाहिए। चश्मा लगाएगा तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा, अच्छे से देख पाएगा, और यदि चश्मा नहीं लगाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो चश्मे का नंबर बढ़ते जाएगा और फिर उसके अंदर बहुत समस्या आ जाती है। तो छोटे बच्चों की जो समस्या है उसका निराकरण चश्मे से हो सकता है। अब मैं आपको चश्मे पहनने के 2 फायदे बताता हूँ। 2 फायदे होते हैं। क्या फायदा होता है? एक फायदा तो ये होता है कि आपको दिखाई दे रहा है अच्छा, आप जो काम नहीं कर पा रहे थे वो काम करने लगे। दूसरा फायदा ये होता है कि जो बच्चे चश्मा लगाते हैं, अच्छी फ्रेम का बढ़िया चश्मा लगाते हैं, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पढ़ने में अच्छे हैं, है ना, पढ़ने तो बहुत पढ़ाइया लड़का है। तो आप चश्मा लगा के आपका भी फायदा देख रहे हैं और साथ में आपको ये कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहा है कि हमारा लड़का तो पढ़ने में बहुत होशियार है। इसका फायदा कैसे मिला आपको? चश्मे से। और दूसरा जो फायदा मिलता है, वीणा जी मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप अच्छी फ्रेम का बढ़िया चश्मा पहनेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इसलिए आप जब भी चश्मा
कहें तो चश्मा अवश्य पहने, अच्छी फ्रेम का बढ़िया चश्मा पहने, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसमें निखार आएगा और आपको कार्य करने में भी आनंद आएगा। अब ये हुई बात पढ़ने की। अब कई बार क्या होता है कि जो समस्याएं जो आती है ना, उसको पढ़ने के पहले वो पढ़ता है, तो किताब को हमेशा 1 से 1.25 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। ये आज जो बच्चे लोग हैं और पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी है कि वो अपने बच्चों को ये बताएं, हम 1 से 1.5 फीट की दूरी होना चाहिए, इस तरह, है ना, और न इतने पास में और न इतने दूर, देखो इतनी दूर, दोनों तरीके का, इस तरह से पढ़ने के लिए जो आंख का एंगल है वो आंख का इस प्रकार से रहना चाहिए, ये पढ़ने का तरीका। और जब हम लिखते हैं तो हम जहां पर बैठे हैं तो जो प्रकाश की व्यवस्था है वो ऐसी होना चाहिए कि जैसे कि बच्चा लेफ्ट हैंडर है तो उसके राइट साइड से प्रकाश आना चाहिए, वो राइट हैंडर है तो लेफ्ट साइड से प्रकाश आना चाहिए। इसके 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि उस किताब के ऊपर पूरा लाइट आएगा, और यदि आप यहाँ बैठे हो पीछे से ट्यूबलाइट जल रही तो पीछे से क्या, तो वो लाइट तो किताब पे तो आएगा ही नहीं, और यदि आगे से आएगा तो भी हमारी किताब पे नहीं जाएगा। तो हमको तो क्या करना है, किताब पढ़ना, अपना चेहरा थोड़ी देखना है। तो इसलिए लाइट तो दाएं आए या बाएं आए, ये सुविधा अनुसार अपने बच्चे के हिसाब से करना चाहिए। अब ये बात हो गई कहाँ की, स्कूल में, है ना। इसके बाद में हम घर पे पढ़ाई करते हैं, तो घर पे पढ़ाई करने में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कई बार विशेष करके परीक्षा के दिन में हम लोग वो बहुत पढ़ाई करना पड़ती है। सही बात है भाई, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, परीक्षा के दिन में नहीं पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो कई बार 4 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करते हैं। अब पढ़ाई करने में क्या होता है कि कई बार हम लोग बैठे बैठे पढ़ाई करते हैं, फिर कई बार क्या होता है कि अरे नींद आ रही पर नहीं पढ़ना है मेरे को, तो ऐसे लेट जाता है ना, लेट जाता है वो ऐसे इस तरह से लेट, है ना। अब ये लेट के पढ़ रहा, अब लेटे लेटे पढ़ने के बाद में फिर क्या होता है कि बच्चा सोए सोए पढ़ने लगता है। सोए सोए पढ़ना मतलब समझ गया होगा कि वो सिर्फ सोता है और पढ़ाई नहीं होती। अब ऐसे में यदि किसी लड़की की सहेली आ जाए और मम्मी बोले कि आंटी वो कहाँ है, जो भी नाम हो उसका, सुनीता कहाँ है, तो बोले अरे बेटा वो तो पढ़ रही है। अब सुनीता के कमरे में गई और वो देखा तो सुनीता तो घोर रही है, और अब उसने क्या किया कि उसकी जो किताब थी फिजिक्स की थी, वो फिजिक्स की किताब धीरे ऐसे सरका दी और मैथमेटिक्स की किताब रख दी और उठाया उसका, अरे उठो अरे क्या कर रही है, अरे मैं तो पढ़ाई कर रही, क्या पढ़ रही, मैं तो फिजिक्स पढ़, अच्छा फिजिक्स मैथमेटिक्स में फिजिक्स पढ़ रही थी। कहने का मतलब ये है कि यदि सोना है तो सो ले और उसके बाद में फिर पढ़ाई करें। अब इसमें एक बात और होती है कि यदि आपको पढ़ाई करना है तो आप उठें, मुंह हाथ धो लें, और यदि आपको नींद सता रही है तो अपनी दोनों आंखों को ऐसे बंद कर लें और अपने ये जो हथेली से उसको ऐसे आंख दबा दें, इस प्रकार से बंद कर लें और 5 मिनट तक अपने आंखों को बंद रखें। उसके बाद अपनी आंखें खोल लें और उसके बाद में आप मुंह धो लें, तो आप 3 से 4 घंटे के लिए फ्रेश हो जाते हैं और आप पढ़ाई करने में किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं आएगी। अब एक और तरीका होता है कि परीक्षा के दिनों में विशेष रूप से, मैं परीक्षा के दिन की बात कर रहा हूँ, विशेष रूप से होता है क्या कि हम घूम घूम के पढ़ाई करते हैं ना, किताब हाथ में उधर जा रहे हैं फिर इधर जा रहे हैं फिर, तो लाइट की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। ये मैंने पहले ही बताया आपको कि पर्याप्त प्रकाश में पढ़ना, अंधेरे कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। तो अब आप घूम के जा रहे हैं तो आपके साथ वो आपकी जो लाइट है, बल्ब तो नहीं जाएगा वहां तक कि आप घूम रहे तो बल्ब भी ऊपर से साथ में ऐसे चलेगा, वो भी इधर गए तो इधर चलेगा, नहीं जाएगा ना। वो कहाँ रहेगा, वो तो रहेगा आपका कहाँ पर, जहाँ पे आप स्थिर है वो, लेकिन आप अस्थिर। तो इसलिए यदि आपको पढ़ाई करना है तो पहले ऐसे ही घूम लें और उसके बाद में फिर पढ़ाई कर लें। तो ये हो गई पढ़ने की तरीके। अब जो
काम की बात है जो आपने कहा था कि भाई आजकल डिजिटल जी। चल रहा है और पढ़ाई बिल्कुल ऑनलाइन हो रही है, उसके संबंध में भी हम बात करें। पहले तो ये जो सामान्य बातें थी, अब ये जो स्पेशल जो है उसके बारे में आप बात करें। जी, ना? अब इसमें जो जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, एक सर्वे आया था, उस सर्वे में ये बताया गया कि जो व्यक्ति आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक डिजिटल मीडिया पर समय व्यतीत करता है, उसमें उसको खुशी मिलती है, आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक। लेकिन 2 घंटे से आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक जब यदि आप समय व्यतीत करते हैं तो आपको खुशी कम मिलती है और तकलीफ ज्यादा होती है। अब वो तकलीफ क्या होती है? आपकी कमर में दर्द होने लग जाएगा, आपका सिर दर्द होने लग जाएगा, आपके कंधे दुखने लग जाएंगे। आप जो मोबाइल पकड़ा है ऐसा, तो अब आप एक हाथ से मोबाइल, आप यदि आप लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट हैंड में मोबाइल पकड़े, आप राइट में भी पकड़ेंगे तो कितनी देर तक पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाएंगे। तो लेफ्ट हैंडर राइट हैंड वाला लेफ्ट में पकड़ेगा तो नहीं पकड़ पाएगा। तो एक हाथ में लगे लगे रखना है। आपकी सहेली को इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही है कि वो 1 घंटे में भी खत्म नहीं हो रही है, तो फिर तो वो आपका हाथ तो दुख नहीं है, कंधा यहाँ से दुखेगा। इसलिए ये जो तरीका होता है, एक ये तकलीफ होती है। दूसरी बात जो होती है कि यदि आप लगातार देखते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी धीरे धीरे धुंधली होने लग जाती है, आंखों में समस्या आ जाती है ना, पीठ दर्द है ना। और इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि सीमित समय में इसका उपयोग करना चाहिए। अभी क्या है कि मोबाइल के प्रति लोगों को भयंकर दीवानगी है। दीवानगी ऐसी है, इस हद तक दीवानगी है कि आपने कोई व्हाट्सएप मैसेज दिया और यदि उसका आपने 10 ग्रुप में भेजा और 10 ग्रुप में से 5 ग्रुप में तो एक ने भी नहीं उसको लाइक किया, और 5 ग्रुप में आपकी 150 सहेलियां हैं, 150 सहेलियों से 5 ही सहेलियों ने किया, तो आपका दिमाग तो ठनक जाता है कि अरे क्या मैंने इतना बढ़िया मैसेज दिया और इसका रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, बाप रे ये क्या हो गया इन लोगों को, क्या मेरे से बात नहीं कर सकते, नहीं बात करे तो नहीं करे पर मेरे को लाइक तो कर सकते। ये स्थिति। अब दूसरी बात ये कि आपने कहा कि भाई ये ऐसा कार्यक्रम है, अपनों को इसको करना चाहिए, इसको मैसेज दिया, आपने कोई ने रिप्लाई नहीं दिया। मैं इतना बढ़िया कार्यक्रम करती हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहा। आपका दिमाग गए काम से बोले अरे ये क्या हालत लगा रखी भाई, आप लोग मेरे फ्रेंड हो और आप लोग भी ज्वाइन करोगे तो कम से कम उसमें मेरे लिए कुछ तो बोलो। ऐसी बात होती है ना। अब ये तो बात हो गई। अब क्या होता है कि एक जो बात है कि लोगों को एक सेल्फी का बड़ा चलता है। सेल्फी का तो बाप रे, पहले क्या होता था कि कोई गेस्ट आते थे तो, या कोई गेस्ट मतलब गेस्ट आए तो गेस्ट से बात कर, यदि कोई वीआईपी आता था तो सब लोग उसके ऑटोग्राफ लेते है ना, उसके पास जाके सर कोई कवि सम्मेलन में कोई कवि अच्छा कवि अपने को दिख गया तो अपना साहब ये आपका ऑटोग्राफ, तो लोग डायरी साथ में रखते थे, उसके ऑटोग्राफ कर लिए कि काका हाथ रसी है ना। कोई नेता आया तो उन्हें कहा सीएम आए तो अरे सीएम है ना, कोई लाइकिंग का कोई ऐसा आ गया तो सब, और वो भी खुशी खुशी कर देते क्योंकि उनको भी अच्छा लगता था ठीक है बच्चे लोग आ रहे हैं तो सब बिल्कुल। और कोई नेता वेता अभिनेता आ गया तो फिर समझ लो कि बहुत भीड़ लगे। अब आजकल क्या हो गया, कोई नेता आया तो सेल्फी लेते हैं, अब उसको मोदी जी भी आए तो मोदी जी के साथ भी सेल्फी का उनको लगता है कि मोदी जी आए हैं तो मोदी जी के साथ सेल्फी तो बनती है ना, सीएम आया सेल्फी तो बनती है, तो फला आया तो सेल्फी तो बनती है। अब वो सेल्फी के चक्कर में तो लेते हैं और सेल्फी ले भी लेते हैं और फिर उसका तो खुशी भी। लेकिन ये सेल्फी का चक्कर वहां तक तो ठीक है, समझ में भी आ गया मेरे को कह रहे बहुत अच्छी बात है भाई, उसके साथ जुड़ गए और फिर आप अपने दोस्तों को अगर मैं आज सीएम के साथ मिला था और हमने सेल्फी, बहुत बढ़िया खुशी की बात, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन ये सेल्फी की बीमारी कहाँ जाती है, रेलवे रेल जा रही है उसका दौड़ लगा के सेल्फी है ना। कई लोग, हम लोग अभी खंडवा गए थे पिछले हफ्ते, तो वो जो भेरू घाट के वहां पे ब्रिज है, वो जो मोड़ है उस मोड़ पे उन्होंने बैरिकेड्स लगा रहे, वो काय के लिए कि उस साइड नहीं जाए, और दूसरा इसलिए कोई कार वार टकराए तो कम उससे टकरा के ही डूब जाए, कहीं खाई में नहीं गए। अब आपको सेल्फी लेना है तो आप एक तो बैरिकेड के ऊपर चढ़ जाओगे, फिर उसके बाद वो और ऊपर से ऐसी सेल्फी लोगे। अब ऐसी सेल्फी लेने में और फिर अरे अच्छा नहीं यार अच्छा नहीं, तो फिर ऐसे में गिर पड़ते हैं।
इतना पाला में तो खैर जो होता है, पातल पानी में हर साल कई लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं वो सेल्फी के चक्कर, बाद में पेपर आउट सेल्फी लेने का। अब रेल आ रही, रेल की पटरी पे खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, अरे तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है? रेल के सामने खड़े होके आप सेल्फी ले रहे हो और कभी वो आप लेने के चक्कर में अच्छा आप एक्शन आपके अच्छे नहीं आ रहे, इतने दिन रेल अपनी एक्शन बता देगी तो आपकी सेल्फी तो ले जाएगी और घर वालों की बात होती है। तो इसी बात, ये जो सेल्फी का चक्कर है ये भी बड़ा खतरनाक, इसलिए सेल्फी से भी बचना चाहिए। अभी क्या है कि आप किसी पे हावी नहीं हो, लेकिन आपके ऊपर मोबाइल हावी हो गया, तो ये जो मोबाइल जो हावी हुआ है इससे हमको बचना चाहिए। अब रात जो सिर यानी इसमें जो मोबाइल में जो बीमारियां होती है उसके बारे में थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। एक तो सिर दर्द की बीमारी होती है। सिर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें एक कारण ये भी है कि आप लगातार यदि मोबाइल देखते हैं तो इसके कारण भी सिर दर्द। दूसरा होता है सिर में झंझनाहट आती है ना, फिर चक्कर आते हैं, किसी किसी को नींद नहीं आती, किसी किसी को थकान लगती है और किसी किसी को डिप्रेशन लगती है। अब ये जो डिप्रेशन की बीमारी ये जो हो गई ना, इसके कारण क्या होता है कि आदमी मोबाइल की लत नहीं छोड़ पाता और इससे फिर घिरा रहता है। इसके लिए इसमें सावधानी क्या रखना चाहिए वो भी मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो अवश्य करें। रात को सोते समय मोबाइल को सिराने नहीं रखना, गठान बांध लो आप लोग। रात को सोते समय सिराने पे तकिया ही रखना है आप लोग, मोबाइल का तकिया लगा के नहीं सोना आप लोग। बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को मोबाइल के अधिक उपयोग से बचना चाहिए। अब फिर तीसरा होता है सिग्नल यदि कम आ रहे हैं या बैटरी लो है तो ऐसे में भी मोबाइल का उपयोग कम नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरी बात जेंट्स लोगों के लिए भी है कि आप अपना मोबाइल ऊपर की जेब में रखते हैं तो ऊपर की जेब में मोबाइल रखना बंद कर दीजिए। जब ऊपर का मोबाइल जब तक बंद है, जब तक वो बंद है, फिर उसके बाद में मोबाइल चलता है, कई बार वाइब्रेशन मोड पर जाता है तो अपना दिल तो धड़कता है, मोबाइल भी धड़कने लग जाता है, और मोबाइल और दिल जब दोनों धड़कने लग जाते हैं तो फिर क्या होता है ये सबको मालूम है ना। इसलिए अपने दिल को धड़कने देना है अच्छे से, मोबाइल को धड़कने से बचाना है, तो मोबाइल को ऊपर की जेब में नहीं रखना चाहिए। अब इससे एक और बीमारी आती है। अब वो कौन सी बीमारी आती है? यदि लगातार हम आंखों में ये इसका उपयोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो ड्राई आंख, शुष्क आंख या सूखी आंख की बीमारी आती है। क्योंकि हम लोग लगातार बात करते रहते हैं तो हम लोग इतने खो जाते हैं कि हम लोग पलक झपकाना भी भूल जाते हैं, है ना। तो हम लोग एक तक देखते रहते हैं, पलक भी नहीं झपकाते। अब पलक भी नहीं झपकाएंगे तो आंखों में, जब तक पलक नहीं झपकाएंगे तो आंखों में जो आंसू रहते हैं वो आंसू पलक बंद होती चालू होती है तो उससे आंख नम रहती है, और नम रहती है इसी के कारण हमारी पलक झपकती है। और यदि नम आंखें न हो तो पलक झपकना बंद हो जाए तो ड्राई आंखें बहुत बड़ी आंख की बीमारी होती है। इसलिए अपने को इससे बचना चाहिए। अब जो दूसरा यह है कि स्मार्टफोन का उपयोग रात को 11 बजे के बाद तो टोटली बंद कर देना चाहिए। यदि आप 11 बजे के बाद भी मोबाइल देखने के शौकीन हैं तो आज से ही अपने मोबाइल 11 बजे के बाद में, जैसे अपन लोग घर में ताला लगाते हैं बाहर दरवाजे में या गेट पे ताला लगाते हैं कि भैया 11 बज गए, 11 बजे बाद कोई हमारे घर में एंट्री नहीं होगी, तो वैसे ही अपने घर में उसकी मोबाइल की एंट्री भी 11 बजे बंद कर दें, मोबाइल को बंद करके। और दूसरा यह कि सिराने भी नहीं रखना और 2-4-5 फीट दूरी पे भी रखना चाहिए। एकदम से नहीं कि सिराने का मना करा अंकल जी ने तो पता लगा कि थोड़ा सा हटा के उधर दूर। इससे क्या होता है कि मोबाइल से बच्चों की सक्रियता तो आ जाती है, लेकिन वो जो सक्रियता कहाँ तक रहती है? सिर्फ मोबाइल। अब जो एक और बात बताना चाहता था कि अपने यदि दिल को बचाना है तो रात को 11 बजे के पहले टीवी भी बंद कर दें और मोबाइल भी बंद कर दें।
और इससे आपको नींद अच्छी आएगी। और यदि आपकी नींद में खलल पड़ता है तो उसका एकमात्र कारण टीवी और मोबाइल होता है, इसलिए अपने को 11 बजे के बाद इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम एक बात और आप लोगों को बताना शेयर करना चाहता हूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक निर्देश जारी किया है कि 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को कभी भी किसी प्रकार का स्क्रीन वाला काम नहीं देना चाहिए, मोबाइल नहीं पकड़ाना चाहिए, टीवी का स्क्रीन नहीं बताना चाहिए। इससे बच्चों की आंखों में तो जो खतरा होगा उसके लिए नहीं, लेकिन उन्होंने अपने निर्देश जारी किए हैं कि इससे बच्चों का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। जो आज हम नेचुरल बच्चे जब देखते हैं कि सुबह जो है बच्चों के बारे में कहा जाता है कि 3 महीने बाद वो करवट बदलता है, 6 महीने बाद थोड़ा सा घुटने चलता है, 9 महीने बाद ये करता है, 12 महीने बाद चलने लग जाता है और फिर धीरे धीरे उसको दिखता है, वो भी मम्मी पापा बोलते हैं तो मम्मी मामा पापा ये इस तरह से बोलने लग जाता है। एक है ना, एक एजिंग प्रोसेस है, वो उसकी भी प्रोसेस है, उसमें चलता है। ठीक है, अब वो जो प्रोसेस क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। वो तो बच्चे को तो मोबाइल दिख गया वो। अब आपको एक और मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे पहले जमाने में घर में कौन रहता था, आया रहती थी। तो आया का काम क्या रहता था, बच्चों को संभालना। लेकिन हमारे यहाँ आजकल आया का काम कौन करता है, आया का काम करता है मोबाइल। जहां बच्चा रोया कि उसको मोबाइल पकड़ा दिया, है ना, वो रोना भूल गया, वो भी देख रहा, उसको लगता है क्या जो भी कुछ है वो तो उसको कहीं समझता तो है नहीं, भूख भी लगी रोना कर रहा है, उसका मोबाइल पकड़ा दिया। वो मेरी नातिन बहुत छोटी थी तो बोले नाना जी आपको वो गणेश का भजन सुनाऊं? मैंने कहा बेटा, वो उसने इतनी जल्दी जल्दी घुमा के और ले जाके और भजन पे वहां टिका दिया, वो उंगली रखते वो गणेश का भजन। यार बेटा, अरे नाना जी मैं तो आपको और भी देवी का भजन भी सुना सकती हूँ। तो क्या हुआ, हमने उनको इतना एडवांस बना दिया है कि वो जो काम हम बहुत देर तक करते हैं वो एक इतने फास्ट करने लगे। पहले लोग बोलते थे कि हमारा बच्चा हो गया, वो चलना फिरना सीख गया है ना, वो श्लोक बोलना शुरू कर दिया है उसने। लेकिन आजकल क्या बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो मोबाइल में व्हाट्सएप यूट्यूब चलाने लग गया है ना, और यूट्यूब वाईफाई यूज करने लग गया है। बड़े गर्व के साथ बताते कि देखो हमारा बच्चा। ठीक है, गर्व होना चाहिए, हर माँ बाप को अपने बच्चों पे गर्व होना चाहिए, लेकिन हम उन बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ तो देखें। वो मोबाइल ही चलाते रहेगा पूरे समय मोबाइल। आज हम देखते हैं घर की स्थिति कि एक कमरे में 4 लोग हैं, चारों सोफा के 4 कोने पे बैठे में चारों अपने मोबाइल देख रहे हैं, कोई किसी से बात भी नहीं कर, हूं ना हाँ भी नहीं करता, कोई बोले तो सुने भी नहीं। और यदि कोई ऐसे में गेस्ट आ जाए तो वो बोले कि तू पानी पिला, बोले तू पानी पिला, बोले आप पानी पिलाओ, तो पता लगा चारों वो कर रहे हैं और गेस्ट थोड़ी देर बाद तो चलो सा मैं तो ऐसे इधर आया था तो निकल गया। तो ये स्थिति पहले उसमें होती थी, टीवी में होती थी कि कोई सीरियल आ रहा है तो उसको बोलते बैठ भाई देख कितना अच्छा सीरियल आ रहा है, तो उसको भी बैठा लेते थे। तो इस चीज से बचना चाहिए। यही स्थिति हमारी कंप्यूटर के साथ है। अब अपन कंप्यूटर की बात की, अब कंप्यूटर पे जो बात करते हैं तो कंप्यूटर पे क्या होता है कि आजकल क्या हो गया है कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे ये सब खाली हो गए और ये सब कहाँ आ गए, अपने गांव में अपने शहर में आ गए, या इसको कहते हैं अपने नेटिव प्लेस में आ गए, है ना। तो वहां पे माँ बाप के साथ रहते हैं और वर्क फ्रॉम होम हो गया, वर्क एट होम हो गया। अब वर्क एट होम जो हो गया है तो उसमें हम क्या करते हैं कि दिन भर हमारा पूरा समय कंप्यूटर में आता है। ठीक है भाई, नौकरी करना है तो अपने को करना ही है, लेकिन उसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 20-20-20 का एक नियम होता है। आप 20 मिनट तक कार्य करें, उसके बाद 20 सेकंड तक 20 फीट दूरी पे कोई ग्रीनरी देखें तो आपके अच्छा। अब आप 20 मिनट में तो आपके नहीं हो पा रहा है तो आप 1 घंटे में 2 मिनट 5 मिनट का गैप दे दें और उस गैप में जाके बाहर आए। आज बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, है ना, ऑनलाइन होता है, लेकिन अभी जैसे मेरी नातनी आई थी तो उसके भी टेस्ट चल रहे थे, तो 1-1 घंटे को तो उसका 15 मिनट का गैप देते थे। अब वो 15 मिनट में भी वो उसमें दूसरा कुछ देखने लग जाती थी। तो अब ये 15 मिनट की गैप आपको काय के लिए मिली है? इसलिए मिली है कि वो 15 मिनट में आपको कुछ नाश्ता करना है, कुछ करना, लेकिन वो भी नहीं देख। तो इसका मेरा मतलब ये है कि इतना कंटिन्यू नहीं यूज करना मोबाइल, कंप्यूटर भी कंटिन्यू नहीं, क्योंकि इससे कमर दर्द की शिकायत है।
और जब बैठते हैं तो बैठने का भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी चेयर जो हो हेल्डिंग हो, हैंडल वाली हो, मतलब ना, तो आप उस पर अपने हाथ रख सके और आपका जो कंप्यूटर है और आपका उसके से जो नजर है 45 के एंगल पे होना चाहिए, 45 डिग्री पे होना चाहिए। और जो आप तन के बैठे तो आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे आप तन के आराम से बैठ सके, ये उसका पोस्चर होना चाहिए। इस पोस्चर से आप रहेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ है। और कई बार क्या होता है, आजकल तो लैपटॉप भी चलते हैं, तो लैपटॉप चलते हैं तो कई लोग ऐसे बैठ गए और अपने घुटने पे रख लिया और बैठे हुए हैं, और कई कैसे कैसे अलग अलग तरह से, यानी जिसको जो अपना मर्जी होती है, कोई लेट के भी देखने लग पड़ते हैं। तो ये जो तरीके होते हैं ये थोड़े से इसके लिए प्रॉपर नहीं है, इसके लिए इसका जो उपयोग कम से कम करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और जो आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि अभी तक जो मेंटल डिजीज होती थी, तो मेंटल डिजीज में बहुत सारी मानसिक रोग होते हैं, कई लोग डिप्रेशन हो जाता है, कई लोगों से बहुत सारी तकलीफ होती है, कोई कोई किसी किसी तकलीफ होती, तो आजकल उसमें एक जुड़ गया है, वो क्या जुड़ा है, मोबाइल फोन की लत, ये भी मेंटल सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है। इसलिए मेरी बात समाप्त करने के पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि डिजिटल इंडिया में रहें, डिजिटल मार्केटिंग में रहें, डिजिटल वर्क करें, वर्क फ्रॉम होम करें, जो भी करना है करें, लेकिन उसकी एक लिमिट रखें। और यदि काम करने में बीच में थोड़ी गैप रखें, तो गैप रखें, और उसमें अपने आंखों को थोड़ा आराम दें। आंखों को आराम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी ने कहा है जान है तो जहान है, दृष्टि है तो सृष्टि है। तो इस दृष्टि को देखने के लिए हमें सृष्टि को देखने की दृष्टि की जरूरत है, और यदि दृष्टि खराब हो गई तो हमारी सृष्टि खराब है या अच्छे को पता ही नहीं लगेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है। और दूसरा, एक समापन के पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। हमारा नेत्रदान का उद्देश्य ये है कि नेत्रदान के माध्यम से हमारे देश में 15 से 20 लाख ऐसे व्यक्ति जो नेत्रों की खराबी, नेत्र के कार्य की खराबी के कारण नेत्रहीन का जीवन जी रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम अपनी आंखें, मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करके उनको नव जीवन दे सकते हैं, नई आंखें दे सकते हैं, दृष्टि दे सकते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि एक फूल बहुत होता है शव पर चढ़ाने के लिए, एक फूल बहुत होता है शव पर चढ़ाने के लिए, 100 फूल कम होते हैं एक दुल्हन को सजाने के लिए, 100 फूल कम होते हैं एक दुल्हन को सजाने के लिए, 100 खुशियां कम होती है एक गम को मिटाने के लिए, और एक दृष्टि ही बहुत होती है जीवन भर हंसाने के लिए, जीवन भर हंसाने के लिए, जीवन भर हंसाने के लिए। नेत्रदान महादान। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आदरणीय हमारे दादा पालीवाल साहब भी जुड़े हैं, तो उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी जुड़े और आपने बात ध्यान से सुनी। और यदि आपकी कोई प्रश्न हो, कोई शंकाएं हो, या मेरे बातों में कुछ रह गया हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में बताएं, तो मैं सादर आपके विचार आमंत्रित है, आपके प्रश्न आमंत्रित है देने के लिए। जी अंकल, बहुत अच्छा आपका व्याख्यान रहा, बहुत सारगर्भित रहा। इतने कम समय में आपने इतने सारे टिप्स दिए बच्चों को। पहले हम बच्चों के प्रश्न ले लेते हैं। आस्था नेगी कुछ पूछना चाहती हैं। आस्था पूछिए। यस मैम। सर मेरा प्रश्न ये है कि आपने स्टार्टिंग में ऐसा बताया था कि अगर हम कुछ भी पढ़ने बैठे या कुछ भी लिखने बैठे तो लाइट या तो लेफ्ट साइड से आनी चाहिए या फिर राइट साइड से, पर अगर जो लाइट है वो सामने से आए तब भी तो रोशनी मिलेगी, तो क्या लाइट अगर सामने से अगर रोशनी आ रही है तो क्या वो सही है? देखिए आस्था बेटा, ये क्या होता है कि सामने से रोशनी आती ना, तो हम लोग जैसे बैठे हों, जैसे मैं बैठा हूँ, अब मेरा एक ट्यूबलाइट लेफ्ट में है, एक राइट में है ना। अब यदि सामने की ट्यूबलाइट आती तो फिर क्या होता कि मेरे चेहरे पे रोशनी आती, और मेरे को क्या पढ़ना है, मैं तो किताब पढ़ना है या फिर अपने मोबाइल पे काम करना है या मेरे को कंप्यूटर पे काम करना है। इसलिए राइट साइड है, लेफ्ट साइड से हम लोग बोलने का यूज करते हैं। जी। और मेरा एक और प्रश्न है
कि आपने मोबाइल के बारे में बताया, तो मैंने ऐसा भी सुना है अगर बिजली कड़कते समय अगर अपन मोबाइल का यूज़ करेंगे, तो वो सही नहीं माना जाता, मतलब ये क्या मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए बिजली कड़कते समय, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? यूज नहीं करना चाहिए, तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो ये पूछ रही है अंकल कि बिजली कड़कती है जब, बिजली चमकती है जब बारिश हाँ के हाँ समय, तब मोबाइल का यूज हाँ, नहीं करना चाहिए। जब नहीं बारिश देखिए, तब अब एक्चुअली क्या है कि बिजली चमकती है जब यदि हम बाहर हो, घर के बाहर हो, वो रास्ते में कहीं हो, तो फिर यदि बिजली चमक रही तो अपन न कर। अब घर में अंदर बैठे हैं तो कमरे में तो बिजली चमकने का कोई तब असर नहीं होता है, इसलिए घर में बैठ के तो आप यूज कर सकते हैं। बिजली चमकने का तो बाहर यदि है तो वो फ्रीक्वेंसी के कारण वो हो सकता है, लेकिन घर के अंदर उससे कोई प्रभाव नहीं होता मेरी दृष्टि से। जी धन्यवाद सर जी। आस्था को जवाब मिल गए होंगे। अगला सवाल किसी का है? कोई और सवाल पूछना चाहते? सर बट हाँ मैं पूछूं हाँ भरत पूछो। मैम, बट यहाँ पे जब यहाँ पे तो है कि लास्ट 2018 में जब यहाँ पे बिजली चमकी थी तो हमारा टीवी उड़ गया था उसके कारण, बिजली के कारण। तो बट टीवी तो घर में ही रहेगा ना, तो टीवी पे तो मतलब टीवी का जो डिश होता है और उसका जो कवर होता है, उसका वायर क्योंकि बाहर रहता है। वायरिंग ऊपर रहती है। मोबाइल इज वायरलेस ना। बट आस्था तेरा जो क्वेश्चन है ना उसमें मतलब आ सकती है बिजली, मतलब होता है यहाँ पे तो मोबाइल भी उड़ जाते हैं तो ये तो उसके बहुत कारण। अच्छी बात है कि आप ना करें इस्तेमाल। ब्रेक ले लें, अगर बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है तो आप बाहर निकलें और खिड़की में बैठ करके अगर आप बारिश का मजा लेंगे। वही एक हम लोगों को, जो हमारी जनरेशन है, उनको आप लोगों की जनरेशन में यही एक कमी लगती है कि हमने हर मौसम को जिया है। हम बारिश को इतना जीते थे कि छज्जे पर से जो बूंदें टपकती थी, हम उसका गेम खेला करते थे। अगर हमको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा तो हम वो बूंदों को गिनते थे। आप लोगों का सही पूरा ध्यान जो है सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में रहता है। और अंकल के आज के लेक्चर में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपकी क्लासेस हैं तो आप हर 1 घंटे पर ब्रेक लें, और आप उसके बाद में आप जो गेम्स खेलते हैं, आपका जो एंटरटेनमेंट है, आपकी मजबूरी क्या है? आपको अभी क्लासेस करनी है, ऑनलाइन करनी है, संस्कारशाला करनी है, स्कूल की क्लास करनी है, लेकिन जो खेलते हो वो खेल इस पे ना खेलें। तो आप समय में बिल्कुल सही। का उपयोग कर सकते हैं। और अंकल ने बहुत अच्छी बात कही कि आप हर घंटे पर 10 मिनट का ब्रेक लें, है ना? तो बच्चों को आया होगा समझ में। और कोई कुछ पूछना चाहता है अंकल से? अंकल जी, मेरा एक सवाल था कि लोग अक्सर ट्रेन में सफर करते समय नॉवेल पढ़ते हैं, बस में पढ़ते हैं, तो वो भी आंखों पे असर डालता होगा। चलती हुई बस में या ट्रेन में पढ़ना सही रहता है? वो अवॉइड करना चाहिए एक्चुअली। जी क्या होता है कि लाइट प्रॉपर नहीं रहता उसमें, जी प्रॉपर लाइट में पढ़ना चाहिए। मेन ये प्रॉपर लाइट होना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा लाइट है तो आप पढ़ सकते हो, और यदि बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है कि लाइट ऊपर से आता है, बीच में पंखे रहते हैं, पंखे से शेड हो जाती है, और जो मैंने जो स्लीपर है या कोई वो जो ऊपर वाली जो वो है, तो उससे भी लाइट प्रॉपर नहीं आ पाती। तो इसके कारण भी, और वो क्या, वहाँ कोई बड़ा बल्ब तो रहता नहीं, वो जीरो वाले ही बल्ब जो नाइट में जलते रहते हैं, हाँ, तो इसके कारण अवॉइड करना वाइब्रेट भी होती रहती चाहिए। जी जी, और वो चलता ही रहता है ट्रेन के अंदर, तो वो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। है। जी और किसी का कोई आद्या? नो मैम। तो आ गई आप लोगों को सारी बात है समझ में? कौन रिपीट करेगा? आस्था, क्या क्या समझ में आया आज? अंकल के लेक्चर से आपको क्या क्या समझ में आया? मैम, हमें ये समझ आया कि हमें अगर मोबाइल का यूज करना है तो वो भी एक लिमिटेशन में करना चाहिए। अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स जिससे हमें आंखों पे जोर पड़ता है, उसे हम एक लिमिट में यूज करना चाहिए। अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें जो अगर अब हम लेफ्टी है तो राइट से रोशनी आनी चाहिए, और अगर राइटी है तो लेफ्ट से रोशनी आनी चाहिए। बिल्कुल। म्यूट हो बेटा।
सॉरी मैम। और जो हमारा जो फ़ोन है वो हमें फ्रंट पॉकेट में ना रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाइब्रेट होगा तो जो हमारी हार्ट भी वाइब्रेट होगा, और जो साथ में अगर वाइब्रेट होगा तो हमें हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, बहुत सही। अगले पॉइंट्स भरत बताएगा। कुछ मैम घूमते घूमते नहीं पढ़ना चाहिए, और लेट के नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात, लेट के नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने देखा है कई बार संस्कारशाला में बच्चे लेटे हुए मोबाइल ऊपर रख के लेट करके करते हैं, देखते हैं, तो जब अगर मुझे दिख जाते हैं, उनका कैमरा ऑन होता है, तो मैं उनको टोक देती हूँ, इसीलिए कि लेट के मोबाइल बैठ कर पढ़े। जी। और कभी भी सोते समय सिर के आसपास मोबाइल नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही। और वही रात को ज्यादा देर तक मोबाइल देखना भी नहीं चाहिए ना, गेम्स खेलने चाहिए ना, रात को मोबाइल देखना चाहिए। बाद आज से बंद आप लोगों का। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक और प्रश्न अभी आया है कि आपने बोला था कि फोन दूर रखना चाहिए रात में, तो कितना दूर रखना चाहिए फिर? 3 से 4 फीट की दूरी पे होना चाहिए, बिल्कुल पास में नहीं रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि उनको कान के पास भी लगा रहता है, तो वो जो आवाज आती है तो होता है, थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि उससे मिलिटन करके वो निकलता है, उससे नींद में खलल होता है, नींद नहीं आ पाती, इसके कारण उसको अवॉइड करना चाहिए। जी। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, तो मुझे लगता है बच्चों को समझ में आया होगा, और हम सर कुछ सर, ये जो आंखों के नीचे जो काला काला होता है, इसका क्या कारण है? डार्क सर्कल आंखों में वो जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं ना, कि मैं तो अपने बहुत दोस्तों को देखता हूँ, उनकी आंखों के नीचे हो जाते हैं, कभी कभी मेरे भी होते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये वीकनेस के कारण होता है, मतलब तो इसके लिए तो ये है कि अपने को खान पान अपना अच्छा होना चाहिए, क्या प्रॉपर मॉर्निंग वॉक करें, है ना, और काफी खाने पीने का ध्यान रखें, तो इस चीजों से वो काफी कवर हो जाता है। तो मतलब इसका कोई ताल्लुक आंखों से नहीं है कि ये ज्यादा नींद पूरी ना होने से भी होता है ना? और यदि अपने को लग रहा है तो आंखों की जांच जरूर करा लेनी चाहिए, और यदि अपनी चश्मा पहनते तो साल भर में एक बार जरूर अपनी आंखों की जांच कराना चाहिए, वंस ए ईयर, है ना, एटलीस्ट। ये तो आप मतलब ये सोच ही लें कि अपने को साल भर में एक बार अपनी आंखों की जांच, यदि चश्मे का नंबर बदला है तो बदला है, और नहीं बदला है तो कोई बात नहीं, अच्छा चलने दो, तो बिल्कुल है। दीदी मैं कुछ कहना चाहूंगी बच्चों से। हाँ प्रीति। बच्चों, मैं एक चीज बताना चाहूंगी आंखों के लिए। अगर आंखों को और पूरे शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, मतलब अर्ली मॉर्निंग, कम से कम 5:50 पर आपका मॉर्निंग हो जाना चाहिए, है ना। और जितना हो सके आप जो सूर्य की जो पहली किरण होती है आप वहां जाएं, और अपना मतलब जो अपन माउथ वॉश वगैरह करके फ्रेश होके ऊपर जाए, और सूर्य को की जो ठंडी किरणें होती है उनको जितनी देर तक देख सको उसको बिल्कुल देखें। मतलब इतना कि आपकी आंखों से पानी आना चाहिए। वो किरणें बहुत ही मतलब फायदेमंद होती है हमारी आंखों के लिए, है ना। और डेली आप जब भी सोते हो स्लीपिंग टाइम पे, तो हमेशा बस आपका टाइम हो गया है सोने का तो फेस वॉश, आईज वॉश करके जरूर सोए। उससे हमारी जो दिन भर की जो आंखों में गंदगी रहती है, वैसे तो अपन वॉश करते ही हैं, पर रात का टाइम ऐसा होता है जब हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स रहती है, मतलब हमारी स्किन भी उस टाइम मतलब क्या बोलते हैं एनर्जेटिक रहती है, मतलब जो भी चीज मिलना चाहिए स्किन को, हमारी आईज को, वो नाइट में जरूर मिलती है। तो हमेशा अपने फेस वॉश करके जरूर सोए, और खासकर की आईज को। और जब भी वॉश करते हैं तो जैसे छपकी लेते हैं ना अपन, हाथ में पानी लेके आईज ओपन करके और फिर उस पर पानी मारे, खुली आंखों को धोए, मतलब आंखें क्लोज करके नहीं, ऐसा करके सोए तो बहुत फायदा होगा। आप खुद महसूस करोगे कि हमें बहुत फ्रेशनेस लग रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू। धन्यवाद प्रीति जी, को एक टिप और मिल गया साथ में। और किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
बड़े भी कुछ ज्वाइन किए हैं, महिलाओं ने भी ज्वाइन किया है। आप भी चाहें तो पूछ सकते हैं अंकल से। जी अंकल मुझे लगता है अब किसी के प्रश्न नहीं हैं, तो मैं आदरणीय पालीवाल अंकल से अनुरोध करूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो संस्कार पाठशाला और आप सभी, यदि कुछ आपके अलावा और भी अध्यापिकाएं यहाँ पर होंगी, उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद मैं देना चाहूंगा कि आज के समय में जो हमारी शिक्षा हो रही है वो मेरे परिवार में भी इसी प्रकार से चल रहा है, और बाकी जहाँ भी बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग छात्र छात्राएं हैं, सबके साथ में ये समस्या हर परिवार में है। तो इस समस्या को हम कैसे उसको अल्टरनेट तो है नहीं, इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। अभी हाल वर्चुअल पढ़ाई और वर्चुअल मीटिंग सब कुछ इस प्रकार से हो रहा है, तो उसकी कोई समस्या तो का समाधान हम ही को ही ढूंढना है। हम माता पिता, हमारे पेरेंट्स, हमारे आपके बच्चों के पेरेंट्स से भी आपका सीधा सीधा संपर्क रहे, और उनको भी हम ये आग्रह करें कि मैं भी देखता हूँ, जैसे पुरुष वर्ग तो बाहर निकल जाता है, घर में उस समय रहती है केवल मातृशक्तियां, तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं मोबाइल पर, ये उनका ध्यान केंद्रित होना वहां पर बहुत आवश्यक है। नहीं तो वो अपने काम में लगी हैं, अपने रसोई व्यवस्था में लगी हुई हैं, अपने पारिवारिक काम से लगी हुई हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं उन पर ध्यान ही नहीं है। यदि मोबाइल चल भी रहा है तो मोबाइल किस का उपयोग किस काम के लिए हो रहा है। आजकल गूगल जो हमारे सामने आ गया है, ये गूगल हमारे लिए बहुत सुविधा पूर्वक भी है, बहुत हानिपूर्वक भी है। तो हमारे बच्चे गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं, हम समय समय पे वॉच करते रहें। और आपने आज ये बुलाकर आदरणीय टेमले जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैं पिछले 10 वर्ष से आपसे संपर्क में हूँ, और हमारी एक संस्था है दिव्यांग मित्र, जो दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अंध, ऐसे जितने भी दिव्यांगता के प्रकार हैं सबके लिए हम साथ में मिलकर काम करते हैं। टेमले जी का मुझे हमेशा इस प्रकार का इस क्षेत्र में काम करने का मार्गदर्शन मिलता रहा है, और हम सब साथ में मिलके इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो दृष्टिबाधिता भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि किस प्रकार से दृष्टिबाधिता हम दूर कर सकें। तो अभी जैसा आपने कहा था कि कार्निया दान हमें करना चाहिए, तो आज हम ये जितने भी हमारे इस वर्चुअल मीटिंग में हमारे बंधु, हमारी दीदियां, हमारे छोटे बच्चे जुड़े हैं, उनसे भी हम ये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब इस मीटिंग को छोड़ने के पहले हमारे मन में या अभी इस मीटिंग में ही हम संकल्प लें कि मैं जब भी ऐसा समय आएगा, मैं अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने परिवार के वरिष्ठ जनों और मैं स्वयं भी अपने माता पिता सहित सबसे मैं ये निवेदन करूंगा कि हम अपने जीवन में एक दान, जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, नेत्र दान का संकल्प आज जरूर लें। हमारे 2 नेत्रों से यदि स्वस्थ नेत्र, स्वस्थ कार्निया यदि दान होते हैं तो 6 लोगों को रोशनी मिलती है। हमने अनजाने अनजाने में कितना बड़ा काम हम कर चुके होते हैं, ये हमें पता नहीं है। तो इस प्रकार का संकल्प हम आप आज लेकर जाएंगे यहाँ से, और आप संस्कार पाठशाला को मैं बहुत फिर से मैं आभार व्यक्त करूंगा आपका कि आपने एक बहुत अच्छी मीटिंग आयोजित करी, और इस मीटिंग के माध्यम से हमारे बच्चों को ये सीखने को मिला कि मोबाइल का उपयोग हम कैसे करें और कितना करें, किस प्रकार से करें, और हमारे शैक्षणिक यात्रा में जो हमारा शैक्षणिक जीवन है, इस जीवन में कंप्यूटर का भी आजकल उतना ही महत्व हो गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप, इन आधुनिक यंत्रों का हम किस प्रकार से अच्छे से उपयोग करें ताकि इससे हमारी जो शारीरिक हानि होने वाली है उससे हम बचे। हमारे जीवन में आवश्यक भी है कंप्यूटर और लैपटॉप और ये सब मोबाइल, ये सब आवश्यक है, लेकिन इनका उपयोग उतना ही करें जितना हमारे लिए हमारे शैक्षणिक जीवन के लिए आवश्यक है।
तो मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हुए मैं कभी टेमले जी से आग्रह करूंगा कि आपके साक्षात में दर्शन करने के लिए आपके निवास पर आऊं या हम टेमले जी के यहाँ मिले तो हम और इसके आगे की चर्चा भी साथ में मिलके हम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार पालीवाल जी। आप वीणा जी जी आंटी। मैं बच्चों को एक टिप्स देना चाहती हूँ। वैसे टेम्बले जी ने भी बहुत सारी और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी और प्रीति जी ने भी बताया, बट मैं एक टिप्स ये देना चाहती हूँ बच्चों को कि आंखों की, फेस की और ये सब बताया उन्होंने। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे अपने पाँव भी अपने साफ करके रात को सोएं, एकदम क्लीन करके पाँव सोएं, तो उससे भी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है और नींद भी बहुत प्यारी आती है। बस बच्चों से मैं ये इतना कहना चाहती हूँ। जी जी, बहुत धन्यवाद आंटी, बहुत धन्यवाद। अच्छा टिप दिया, ये बच्चों को याद होगा। मैंने एक सवाल खुद से मैं ये वाला पॉइंट रखा था, याद है आप लोगों को, कि क्या आप अपने पैरों की देखभाल करते हैं उतनी ही जितनी अपने चेहरे की करते हैं? तो देखिए ये आज आपको प्रूफ मिल गया। तो ये जो हमारे दादा दादी नाना नानी हैं, ये ज्ञान का भंडार है। आप इन लोगों के साथ समय बिताइए तो बहुत उपयोगी आपको जानकारी मिलेगी। और अब मैं आदरणीय टेमले अंकल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने इतना समय दिया और इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए बच्चों को। हमने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी की है, हम यूट्यूब चैनल पर डालेंगे अपने तत्व आर्ट्स के। और अंकल आप म्यूट हैं, मैंने म्यूट किया था आपको। जी, आपका बहुत आभार, आपने इतना समय दिया। मैं थोड़ा सा जानना चाहती थी कि आप कितने वर्षों से इस क्षेत्र में हैं और आपने क्या क्या काम किए। बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप अपने बारे में बताएंगे तो। म्यूट है अंकल आप। अंकल अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आपका माइक, म्यूट है। मैं पिछले 40 वर्षों से नेत्र विभाग में एमवाई हॉस्पिटल से जुड़ा था और वहाँ पे एक केंद्रीय चलित नेत्र इकाई है, उसमें मैं कार्य करता था। तो मैंने इंदौर, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग एवं होशंगाबाद संभाग में विभिन्न शहरों में, इवन छोटे छोटे गांव में भी नेत्र शिविरों के आयोजन में भाग लिया। और वहाँ पर नेत्र शिविर में आंखों के ऑपरेशन होते थे, मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते थे। वहाँ हम लोग मरीजों को भी नेत्र सुरक्षा के बारे में जानकारी देते थे और वहाँ पर जो ब्लाइंड लोग आते थे उनका हम पुनर्वास करते थे, उन्हें प्रमाण पत्र देकर और उनके शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास का कार्य करते थे। तो इस प्रकार मैंने करीब 7,000 से अधिक ब्लाइंड लोगों को रिहेबिलिटेशन किया है अभी तक। और उनमें से अधिकांश लोग अभी या तो बैंक में नौकरी कर रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक के नौकरी कर रहे हैं या अन्य स्थानों पर नौकरी कर रहे हैं। एक जो IAS ऑफिसर जो थे वो भी यहाँ से निकले हैं, वो भी मेरे संपर्क में आए थे जब वो ब्लाइंड थे। बीच में वो डायरेक्टर भी बन गए थे सामाजिक न्याय विभाग में, तो वो भी इसी इंदौर से निकले हुए हैं। नायब एक तहसीलदार है इंदौर में, तहसीलदार मिस्टर यादव है, वो भी यहाँ के निकले हैं। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो कि आज अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। और आपको ये सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि इनमें से अधिकांश लोग, जो लोग आवाज से पहचानते हैं, यदि मैं किसी से कुछ बात करूं, मेरी आवाज सुन ले तो वो पहचान जाते हैं कि ये टेमले सर हैं। तो ये सिर्फ इनमें की जो क्वालिटी होती है, वो सीखने की क्षमता उनमें बहुत ज्यादा होती है, तो वो लोग सीख जाते हैं। इसी प्रकार नेत्रदान के लिए भी हमने बहुत प्रयास किया और जगह जगह कई जगह जाकर हमने नेत्रदान के शिविर भी लगाए, नेत्रदान प्रदर्शनियां लगाई। आपको याद होगा एक यहाँ पे 1996 में एक अश्वमेध यज्ञ हुआ था, वहाँ करीब 1 लाख लोग रोज आते थे। वहाँ पे हमने नेत्रदान प्रदर्शनी लगाई, उसका उद्घाटन माननीय जो वहाँ के जो डायरेक्ट वो थे संस्थापक प्रणव पंड्या जी और सुशील दीदी ने किया था। इस प्रकार हमने दशहरा मैदान में भी प्रदर्शनी लगाई और अनेक जगह पे हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के आयोजन किए और नेत्रदान के घोषणा पत्र, तो अभी करीब में 26,000 से अधिक लोगों के हम लोग नेत्रदान के घोषणा पत्र भरवा चुके हैं। और
अभी मेरे ये समझ लीजिए कि 99 नेत्र दान मेरे करवा चुका हूँ, जिसमें मेरे मदर फादर के नेत्रदान सहित 99 लोगों ने अपने नेत्र दान कर चुके हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से परामर्श देकर अभी विगत माह में अपनी समाज की श्रीमती शकुंतला देवी साकल्य का निधन हुआ था। उनके दामाद ने ही मुझे सूचित किया और उनके भी हमने नेत्रदान एमके इंटरनेशनल आई बैंक में कराए थे। और इस प्रकार से ये जो कार्य है सतत जारी है। इसी के साथ शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करते हैं और मैं अभी वर्तमान में नेत्रदान, देहदान और अंगदान के अभियान में भी लगा हुआ हूं और इसके माध्यम से जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और पूरे देश के सभी बड़े छोटे शहरों में इसके लिए हमने प्रतिनिधि भी नियुक्त किए हैं कि जो सभी जब भी किसी की कोई मृत्यु हो तो वो नेत्रदान या देहदान करने का प्रयास करें। ये कार्य हम लोग करते हैं। साथ ही हमारा जो कार्य है नेत्रदान, देहदान का और साथ में दिव्यांगों की सेवा करने का, ये कार्य हमारा सतत जारी है और परमात्मा हमें प्रेरणा दे रहा है और हम चाहते हैं कि जितना बन सके उतना हम इस क्षेत्र में कार्य कर सके। यही मेरा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपकी जो सेवाएं हैं, जो निस्वार्थ भाव से आप समाज के लिए कर रहे हैं और ये समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव है कि आपके जैसे महानुभाव हमारे समाज से हैं। और मैं चाहूंगी कि जब भी कोविड का थोड़ा असर कम होगा तो हमारी संस्कारशाला के बच्चों को लेकर आपके गांव में जरूर एक बार आऊंगी। मैं आपके कुछ प्रोग्राम्स मैंने अटेंड भी किए थे, तो बहुत अच्छा लगता है दिव्यांग बच्चों के साथ में जी। पालीवाल अंकल कुछ कह रहे हैं? मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, जैसा भी आपके साथ कोविड का थोड़ा सा और प्रभाव कम हो जाए, तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय टेमरे जी से निवेदन करूंगा कि एक बार नेत्र परीक्षण शिविर हमारी संस्था के माध्यम से ये आयोजित हो जाए। हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे वॉलंटियर्स के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में। और चूंकि आदरणीय टेमले जी एमवाई हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, तो एक नेत्रदान का शिविर वहाँ के चिकित्सक आके अपने बच्चों के माता पिता, परिजन और अपने आसपास का जो अपना क्षेत्र है उन सब के लिए हम एक नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित कर सकते हैं। और स्थान यदि आपका उपलब्ध हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल आपके साथ और आपके साथ जुड़ने का काम जरूर करेंगे। संपर्क में रहती हूँ और जल्दी हम कोविड का असर खत्म होते ही हम ये शिविर का आयोजन करेंगे। तो बहुत जी जिन ऑपरेट हो जाती है, लेंस डले रहते हैं, क्या वो लोग अपना नेत्रदान कर सकते हैं? हाँ जी 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 जी। जिन लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है और उन्हें लेंस डल गए हैं, वे भी नेत्रदान कर सकते हैं, क्योंकि नेत्रदान में हम लोग कार्निया उपयोग करते हैं और जो व्यक्ति नेत्रदान करता है उसकी आंखों से कार्निया निकाला जाता है और वही कार्निया ऐसे व्यक्ति को लगाया जाता है जिसकी आंखों में कार्निया की खराबी के कारण दृष्टिहीनता है या अंधत्व है, तो उस व्यक्ति को भी हम कार्निया ले करके उस व्यक्ति की आंखों में लगाया जाता है। तो ये पुनीत कार्य मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद, ग्लाकोमा का ऑपरेशन कराने के बाद, या जो कोई व्यक्ति चश्मा पहनता है वो भी कर सकता है जी। मैं 2-3 साल से प्रयास कर रही हूँ कि इस प्रकार के फॉर्म भरूं जिसमें मैं अपना देहदान का ही मतलब पूरा संकल्प लूं, परंतु वो फॉर्म मैं नहीं फुलफिल कर पा रही हूँ किसी कारणवश। तो या तो आपके पास पूरी जानकारी हो तो मेरे को भेजिए, या इस प्रकार का कोई और एक लेक्चर लीजिए जिससे व्यवस्थित जानकारी भी मिले और अपन लोग फॉर्म भी भर सके। ये क्या होता है, बहुत जगह घूमती रहती हूँ, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम एक काम दीदी के पास में आपका नंबर होगा तो आप मोबाइल नंबर मेरा या तो मेरा नोट करा दे दीदी आप इनको, तो आप मेरे संपर्क में, आपको देहदान का फॉर्म भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, नेत्रदान का फॉर्म भी प्रोवाइड करा दूंगा, और यदि आप इंदौर में हैं तो मैं स्वयं आके आपसे फॉर्म भरवा भी लूंगा। और यदि मैं इंदौर में नहीं हूँ, अभी तो बाहर हूँ और इसीलिए मतलब संपर्क नहीं कर पा रही थी आपसे। तो आज जैसे मुलाकात हुई है तो वो ऑनलाइन में आपसे या तो फोन से बात करती हूँ, फिर अपन करते हैं उसकी जी। आप जब बोलेंगे ना, जब मैं करा, और यदि बाहर भी है तो मैं बाय पोस्ट भेज दूंगा और आप वहां से भर के वापस भी मेरे को भेज देंगे तो मैं रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा आपका जी। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है जी। हाँ ठीक है, थैंक यू।
हाँ, भरत कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये जो देह दान है ये सिर्फ एक एज तक सीमित है या फिर कोई भी दे सकता है, मतलब कोई भी दे सकता है? जी 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 जी, देह दान में किसी भी उम्र का व्यक्ति अपने देह दान कर सकता है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, कोई भी कर सकता है। नेत्रदान भी कर सकता है। अभी पिछले हफ्ते एक न्यूज पड़ी थी, उसमें 17 दिन की बच्ची के भी नेत्रदान कर रहे हैं। 17 दिन की बच्ची, लेकिन वो उसकी डेथ हो गई तो उसके पेरेंट्स ने उसके भी दान करे हैं, और वो भी ऐसे व्यक्ति को दान लगे हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसमें क्योंकि आपने प्रश्न किया है, इसलिए मैं आपको एक और बताता हूँ कि इंदौर में हम लोगों ने एक नेत्र शिविर आयोजित किया था। उस नेत्र शिविर में एक ऐसी बालिका मिली जो कि 7-8 साल की थी। वो नेत्रहीन थी और उसकी कार्निया की खराबी के कारण उसको नेत्रहीनता थी। उसी समय हमको जानकारी मिली तो उज्जैन में एक हम लोग जिस संस्था के साथ जुड़े थे, तो वहां पर एक जो कार्यकर्ता थे, उनका बच्चे को मेंटली डिसऑर्डर था, मतलब मानसिक रूप से दिव्यांग था। उसकी डेथ हुई तो वो भी, उन्होंने भी कहा कि हम लोग नेत्रदान कराना चाहते हैं। तो हमने उसके नेत्रदान उज्जैन में जाके करवाए, और हमने नेत्रदान जो संस्था करती है एमके इंटरनल हाईवे, उनसे हमने अनुरोध किया कि इस बच्चे की आंखें यदि हो सके तो इस लड़की को प्रदान की जाए। और उसके बाद में यह हुआ कि उस लड़के की जो आंखें थी वो काफी अच्छी थी, और वो लड़की जो 7-8 साल की थी, उस लड़की की आंख में ट्रांसप्लांटेशन इंदौर में ही मेडिकेयर हॉस्पिटल में किया गया। डॉक्टर प्रशांत भारतीय ने उसका ऑपरेशन किया। वो डॉक्टर नाम भूल रहा हूँ मैं, मनीष गुजराती, डॉक्टर मनीष गुजराती। हाँ, डॉक्टर मनीष गुजराती ने उसका आंख का ऑपरेशन किया, और वो लड़की को नेत्र ज्योति मिली, और वो उससे अपनी जो दिनचर्या वापस अच्छे से देखने लग गई। तो एक दिव्यांग ने नेत्रदान करके दूसरे दिव्यांग को रोशनी दी। ये पुनीत कार्य भी हम लोगों ने कराने में हम लोग एक मददगार के रूप में शामिल हुए थे। तो कोई भी, यानी किसी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, किसी भी आयु का व्यक्ति कर सकता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जो ये नेत्रदान होता है, मतलब ये अगर कोई 15 साल का लड़का है तो किसी बड़े को भी दे सकता है, छोटे को भी दे सकता है, मतलब इसमें एज लिमिट नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जो कार्निया की जो साइज है ना, वो साइज शुरू से लेके जो बन जाती है वो आखिरी तक वैसे के वैसे रहती है। तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को, किसी भी उम्र का बच्चा का, या तो जैसे महिला है तो उसके पुरुष को लग सकती है, पुरुष की महिला को लग सकती है, 10 साल के बच्चे के 80 साल के व्यक्ति को लग सकती है, 80 साल के व्यक्ति की यदि आंख अच्छी है तो 10 साल के बच्चे को लग सकती है। किसी भी तरह से ये लग सकती है ना। तो इसमें न, और इसमें कोई ये भी नहीं रहता है कि ब्लड ग्रुप भी चेक किया जाए, ऐसा भी नहीं है कि ए प्लस वाले को ओ का ही लगना चाहिए, बी वाले को बी का ऐसा भी नहीं। इसमें ब्लड ग्रुप का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। किसी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को, किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति की आंखें लग सकती है। जी जी, 2 मिनट आपका और लूंगा मैं। जी। भरत जी ने बहुत अच्छा प्रश्न करा है बेटे ने, और ये जिज्ञासा का समाधान होना आवश्यक है। कार्निया, सबसे पहले समझे कि कार्निया क्या है। हमारी आंखों की जो काली पुतली है उसके ऊपर एक हल्की सी परत होती है, उसको कार्निया कहते हैं। केवल वो ही निकाली जाती है और वही ट्रांसप्लांट की जाती है। तो नेत्रदान मतलब ये नहीं कि पूरी बॉल निकाल ली बाहर, आंखें पूरी खाली हो गई, वो आप समझ नहीं रहा। केवल कार्निया, हमारा काली पुतली के ऊपर जो हल्की सी परत है, जो हमें प्लास्टिक से भी पतली दिखती है, वो निकाली जाती है और वो ट्रांसप्लांट की जाती है। पूरी आंखें एज इट इज रहेंगी। और नेत्रदान जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे उसके बाद हमको करना है। हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे बाद जो हमारे परिजन जो हमें अंतिम समय देखेंगे वो हमारा नेत्रदान करेंगे। संकल्प हम आज ले सकते हैं, और संकल्प लेने के बाद में अपने परिवार को जानकारी अवश्य दे दें कि मैंने नेत्रदान का संकल्प लिया है, ये मेरी अंतिम इच्छा है, और मेरी इस अंतिम इच्छा की पूर्ति आप मेरे जाने के बाद अवश्य करेंगे। ये संकल्प होता है। आज हमें कुछ नहीं करना है। अभी तो हमारे बच्चों का लंबा जीवन पड़ा है, इनको तो 100 साल अभी उम्र जीना है, शतायु होना है, लेकिन उसके बाद, जाने के बाद में नेत्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, विलंब हो रहा है, मुझे कहीं और जाना है। टेमली जी बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र हम मिलेंगे आपस में। जी, प्रणाम, बहुत बहुत।
मैं भी आज नेत्रदान वाला चैप्टर मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चों में इतनी जिज्ञासा है तो उनके प्रश्न। मैम मेरा एक प्रश्न है बस। हाँ बेटा, एक मिनट, दर्श कुछ पूछना चाह रहे थे, दर्श। जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम कोई भी चीज को मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं मतलब कोई भी चीज को हम एक टक लगाए देखते रहते हैं तो क्या उससे भी हमारी आंखों पे असर पड़ता है? हाँ बेटा, इसको अरे उसकी जो लिमिट होती है कोई भी चीज देखने की, एक टक देखना, तो क्या होता है इसमें कि हमारी जो पुतली है ना वो चौड़ी की चौड़ी रहती है, यदि एक टक देखते रहते हैं तो, है ना, तो उसको आप ये समझ लो कि एक पुराने समय बोलते थे घूर घूर के देखना, बोलते हैं ना केवल घूर घूर। अब यदि किसी को अपन घूर घूर के देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो वो तो अपना जवाब देगी नहीं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को घूर घूर के देखेंगे तो वो फिर घूर घूर के ही जवाब देगा, है ना। तो इसलिए इसको अधिक समय तक नहीं देखना है, कोई भी चीज देखना जरूरी है, अपने को कोई चीज देखना है इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी चीज देखना है तो उसको एक लिमिट तक अपन देख सकते हैं, और बाद में यदि और अपने को वापस देखने की इच्छा है तो अपना थोड़ा सा गर्दन इधर उधर करके और थोड़ी सी गैप दे दें और फिर से वापस उस चीज को देखने लग जाए, तो ये अपन कर सकते हैं। परंतु एक टक देखने से कोई भी चीज को एक टक लगातार लंबे समय तक नहीं देखना है, थोड़े समय तक तो देख सकते लेकिन बहुत लंबे समय तक एक टक किसी भी चीज को देखने से अवॉइड करना चाहिए। ये धन्यवाद। बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चे एक टक टीवी देखते हैं, वो ना किसी की सुनते हैं ना पलक झपकते हैं, तो वो आपने बिल्कुल उनकी पेरेंट्स की समस्या का समाधान किया है कि एक टक नहीं देखना चाहिए। आस्था कुछ पूछ रही है। यस सर मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमने नेत्रदान करा तो जब वो किसी के काम आएगा हमारी जो नेत्रदान करना, तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है? जी हाँ बेटा, क्या होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है क्या? टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप तो किसी प्रकार का उसमें आप तो शुल्क नहीं लिया जाता। जैसे मैंने मैं भी शुल्क मैंने संकल्प लिया है नेत्रदान का, तो मैं तो डोनर मैं दे रही हूँ, तो लेने वाले से लिया जाता है, देने वाले से लिया जाता है। जी जी बिल्कुल निःशुल्क होता है पूरा। तो अभी हम जब भी नेत्र शिविर लगेगा अंकल का, तो हम इंदौर के या जो भी बच्चे आ सकते हैं संस्कारशाला के, हम लोग जरूर चलेंगे और देखकर आएंगे कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? सर कभी कोलकाता में भी लगवा लेना। बेटा आप आओ, दिवाली के आसपास हम रखते हैं नेत्र परीक्षण शिविर रखते हैं, आप जब आओगे तब कोई ना कोई कार्य। सभी को ना थोड़ा सा योगा पे ध्यान देके आई से संबंधित योगा व्यायाम करना बहुत जरूरी हो गया आज के समय में। जी क्योंकि सभी टीवी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ही जुड़े रहते हैं। सही बात है जी। इसमें जो आपसे पूछना है कि 10 साल के छोटे बच्चों को कितने घंटे टीवी और मोबाइल देखना चाहिए? जी पूरे दिन में पर गलत असर ना पड़े। हाँ कम से कम 2 घंटे तक मोबाइल और टीवी देख सकते हैं आप, है ना, और 2 घंटे बाद में यदि आपको देखना है तो थोड़ी गैप देके फिर से देखें, और नहीं तो 2 घंटे तक देखें तो भी ठीक है, उससे ज्यादा नहीं देखना चाहिए। ओके जी हाँ बेटा बिल्कुल। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा सवाल पूछा, छोटी सी बच्ची ने छोटे से सवाल पूछा है, बहुत अच्छा लगा। और किसी का कुछ प्रश्न है? चलिए तो अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, व्यस्त समय से हमारे बच्चों के लिए उपयोगी जानकारी दी। मैं प्रीति काश्यप जी से अनुरोध करूंगी अंकल जी का आभार व्यक्त करें। प्रणाम अंकल जी, मैं प्रीति काश्यप इंदौर से। आपसे तो सच में बहुत बहुत उत्साहवर्धन होता है, बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, और आज का मतलब आपसे खुद से मतलब पूरा वो मिला है आंखों के बारे में, और जो आप कार्य करते हैं उसके बारे में, तो सच में मतलब अंदर से एक इच्छा होती है कि हाँ कुछ करना चाहिए, हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं कि चलो आपसे मिलके करें, पर बस वही घर की जिम्मेदारी है थोड़ी सी, तो उस वजह से एक साथ सब करना थोड़ा सा वो लगता है। पर सच में बहुत बहुत आपका आभार। आज बच्चों को भी बहुत सारी प्रेरणाएं मिली होगी, बच्चों ने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, क्यों बच्चों, और उस पे अमल भी करना
अंकल जी ने जो भी सिखाया है बहुत अच्छी बातें सिखाई है। अंकल जी बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। संयुक्ता और सर्वांग संस्कारशाला की ओर से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने इतना समय दिया, बच्चों को इतनी उपयोगी जानकारी दी और हम चाहेंगे कि संस्कारशाला के बच्चों के साथ हम आपसे जुड़े रहें। जैसे ही कोविड का असर खत्म होता है, हम बच्चों को लेकर आपके साथ आपकी संस्थाओं में जरूर से चलेंगे। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी बच्चे अंकल जी को प्रणाम करें और धन्यवाद कहें। अनम्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रणाम। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो बच्चों, हम सोमवार को मिलेंगे, तब आप लोगों से मैं सारे सवाल फिर से करूंगी जो अंकल जी ने आज बताई हैं बातें, रिपीट करेंगे। तो ज्वाइन नहीं कर पाए वो भी सुन पाए। चलिए मैम अब डेली रहेगी क्या क्लासेस? डेली रहेगी क्लासेस? अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नर्मदे हर। समापन करते हैं। नर्मदे हर सभी को। मैम मेरा क्वेश्चन था। नर्मदे मैम प्रणाम।